हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे खुश और सुरक्षित होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता चल रहा होगा हमारे टॉपिक से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठंडी लड़ाई। ठंडी लड़ाई आखिर ये क्या होता है। ठहरो ठहरो जरा, सब्र करो। रुको जरा, सबर करो। जानते हैं अब हम इसके बारे में। कोल्ड वॉर। आखिर ये कोल्ड वॉर क्या है, किस बला का नाम है। तो जानते हैं इस बला को। It is a war. It is a situation of war among two countries. टू या मोर। देखो वॉर होगी तो एक या दो, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्री में होगी। कोई एक कंट्री तो वॉर लड़ेगी नहीं। तो देखो, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर among टू और मोर कंट्रीज। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, कि उनमें पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस हो सकते हैं वॉर होने के। लेकिन इसके आगे possibility of war, but in real there is no war। क्या नो वॉर, और नाम भी है इसका वॉर। क्या ये क्या भला पढ़ा रहे हो सर आप हमें। देखो, अगर वॉर ही हो जाती तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं कहलाती। वर्ल्ड वॉर ही नहीं कहलाती। अगर वो वॉर ही तकदीर में हो जाती वॉर में तो ये वर्ल्ड वॉर कहलाती। तो ये वो हुआ। तो ये सिचुएशन ऑफ वॉर जिसमें वॉर होने के पूरे चांसेस हैं लेकिन उनमें वॉर होती नहीं है, तो यही होता है इस कोल्ड वॉर का मतलब। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर कोई इसे समझ रहा होगा, आखिर ये क्यूबन कौन सी मिसाइल का नाम है। हमने अग्नि सुनी है, ब्रह्मोस सुनी है, और ये क्यूबन कौन सी भला है। तो मैंने बता दूँ, ये क्यूबन कोई मिसाइल का नाम नहीं है, इस कंट्री का नाम है। और क्यूबन भी नहीं, इसका नाम है क्यूबा, जो अमेरिका के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, उसे कहते हैं क्यूबा। तो देखिए, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। देखो, जो मैं पढ़ाऊँ एक बार एनसीईआरटी को एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि फिर उसको आप अच्छे से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो इस पैराग्राफ में क्या गिवन है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें बताया गया इन अप्रैल 1961, अप्रैल 1961, जो हमारा यूएसएसआर था ना। यूएसएसआर कौन था, रशिया प्लस अदर 14 कंट्री, इनको इनके सम्मेलन को हम कहते थे यूएसएसआर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यूनियन सोवियत सोशलिस्ट सोशल सॉरी सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो कई बार यूएसएसआर की जगह यूनियन सोवियत का भी यूज़ हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये यूनियन सोवियत क्या है। ठीक है, इसका मतलब यूएसएसआर है। तो ये यूनियन सोवियत नहीं, बहुत परेशान था। कौन से साल में, अप्रैल 1961। क्यों था, क्योंकि जो यूएसए था ना, इसको डर लग रहा था जो यूएसए है कहीं क्यूबा पे अटैक करके इसको इन्वेड ना कर ले, मतलब इस पर कब्जा ना ले। क्योंकि जो ये क्यूबा था ये हमारा कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। क्योंकि ये इसकी जो आइडियोलॉजी जो थी वो यूएसएसआर से मेल खाती थी। क्योंकि ये भी कम्युनिस्ट, ये भी कम्युनिस्ट, ये भी सोशलिज्म में बिलीव करने वाला और ये भी सोशलिज्म में। तो इसको डर लग रहा था कि ये क्यूबा पे, जो ये अपना क्यूबा है ना, छोटा सा आइलैंड कह सकते हैं इसे हम, क्यूबा पे कहीं इन्वेड ना कर ले। तो उसको बचाने के लिए जो यूएसएसआर, देखो जैसे कि ये रहा यूएसए, ये है यूएसएसआर। ठीक है, और ये रहा इसका क्यूबा। तो देखो, इसको बचाने के लिए क्यूबा को इसने अपने जो न्यूक्लियर वेपन वो यहाँ पे सेंड कर दिया, अपना मिलिट्री बेस बना दिया। तो इससे क्या होता, जैसे कि वो यहाँ से अपना कोई मिसाइल लॉन्च करता, थोड़ा बहुत अटैक पड़ता, बहुत कम ही जो वो इफेक्ट पड़ता बहुत कम। और अगर वो यहाँ से छोड़ता तो डबल इम्पैक्ट पड़ता। तो इसलिए उसने अपना जो वो था ना मिलिट्री बेस यहाँ पे लगा दिया और न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे रख दिए। लेकिन जो यूएसए था, इसको 3 हफ्ते बाद पता चला कि
इसने जो यूएसएसआर है अपने न्यूक्लियर वेपन क्यूबा में सेट कर रखे हैं। तो जो इस समय जो यूएसए का जो था प्रेसिडेंट, नाम जरूर याद रखना कौन था, जॉन एफ कैनेडी। इतना हार्ड नहीं है नाम याद करना, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। और जो ये यूएसएसआर, ये फैसला किसने लिया था कि जो ये न्यूक्लियर मिसाइल हम क्यूबा में रखा जाएगा, क्यों ये फैसला लिया था यूएसएसआर का लीडर। अब मेरे को आप ये बताओ, आपको किसका नाम लगता है क्रू? मुझे तो सबसे पहले पढ़ते ये लड़की का लगा था, और खासकर मेरे को ऐसा लगा जैसे कि निकिता पढ़ता है इंडियन। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात जिससे मुझे खूब हंसी आई कि ये एक लड़का है, ठीक है। तो निकिता क्रुशिव ने फैसला लिया था कि क्यूबा को मतलब बचाने के लिए अपना रशियन बेस बना लिया जाए, ताकि अगर ये लड़ाई छेड़े भी तो डबल इम्पैक्ट पड़े, ताकि वो अपनी जो यूएसए की जो मिसाइल यूएसएसआर की मिसाइल है इस पर छोड़े, उस पर डबल इम्पैक्ट मतलब तबाह कर दे आते ज़्यादा। तो वो जैसे जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है कि इसने यहाँ पे अपने मिसाइल रख रखे हैं, तो उसको डर लगा। तो वो नहीं चाहता था कि वो दूसरी वर्ल्ड वॉर करे। वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता वो जानता था। तो उसने जो ओशन है इसमें बीच में लाइन खींच दी, और जो मिलिट्री की जो वारशिप थी अमेरिकन, उनको ऑर्डर दिया कि जो भी इन्हें यूएसएसआर की जो वारशिप दिखें उसको इंटरसेप्ट कर लो, मतलब कब्जा लो। और और उनको ये आदेश दिया कि जो भी है यूएसएसआर को जो इनकी मिसाइल है ना, ये अपने पास ही बुला लें। उनने कहा नो थैंक्स, हमें आपकी मिसाइल नहीं चाहिए, आप अपनी मिसाइल अपने पास ही रखिए। तो यूएसए ने उनको ऑर्डर दिया, मतलब रिक्वेस्ट करी कि जो आपने मिसाइल यहाँ रखी हैं इसको आप अपने पास ही बुला लीजिए, अगर आपकी कोई वारशिप हमें यहाँ दिखेगी तो हम उसे कब्जा लेंगे। तो इसी को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा आखिर इसमें क्या हुआ था, कैसे यूएसएसआर टेंशन में आया, कैसे उसने क्यूबा पे अपने मिसाइल तैनात कर दी, क्यों करी, और फिर यूएसए को कितने समय बाद उसको पता चला था कि उसके नीचे मिसाइल हैं आस्तीन का सांप, ठीक है। तो कैसे मिसाइल हैं, तो उसने क्या ऑर्डर दिया ये अपनी यूएसए की वारशिप को किसको कब्जाने को कहा। तो आपको ये सब तो पता चल ही गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रीज़न, किसके रीज़न? ऑब्वियसली कोल्ड वॉर की तो पढ़ेंगे, कोरोना के तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसमें क्या रीजंस क्या थे इस कोल्ड वॉर के, आखिर ये किस लिए हुआ? सबसे पहले देखो, जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1914 से लेके 1918 तक। इसने पहले पूरी दुनिया को हिला रखा था, बहुत तबाही मचा दी थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू हुई थी ना, किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अलाइड पावर और एक्सिस पावर, ठीक है। अलाइड में सबसे पहले कौन था? फ्रांस था, ठीक है। ब्रिटेन था। अब बोलोगे इसमें यूएसए यूएसएसआर कहाँ है? सबर करो, वहाँ पे भी आते हैं यूएसए। लो, इच्छा पूरी हुई यूएसएसआर, लेकिन ये बाद में आए थे। क्यों? अभी बताता हूँ। ये था जापान, ये था जर्मनी, और ये था इटली। ओके, तो देखो पहले इन दो में ये दो थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फिर दूसरे, पहले इसको एक कीड़े ने काटा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यूएसए पे जो उसका हार्बर है ना उस पे बम फेंक दिया, पोल हार्बर में भी उस पे बम फेंका। तो यूएसए ना चाहते हुए भी वॉर में आया, और ऐसे ही इसको भी वो काटा, इसको भी हलचल मची, तो इसने भी यूएसएसआर पे बम फेंके। तो ये भी ना चाहते हुए इसको आना पड़ा। अगर ये इन दोनों में ये होता तो एक्सिस पावर जीत जाती, लेकिन इन दोनों के आते ही ये ग्रुप हारने लगा। तो फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू एंड कैसे हुई? तो ये एंड हुई दो बम गिरा के। कहाँ कहाँ गिराए मेरे को तो इतना तो पता ही होगा दोस्तों। दो बम गिराए कहाँ? यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी। तारीख मैं आपको तारीख याद करने का तरीका बताता हूँ। हिरोशिमा पे कब गिरा था मार्क्स, मतलब बम, हिरोशिमा नागासाकी। नागासाकी देखो, हिरोशिमा एच, एच मतलब हेक्सागन, हेक्सागन में कितने? 6, तो ये 6 अगस्त, ठीक है। नागासाकी 9, एन नागा, 9 को 9 भी तो बोलते हैं, तो 9 अगस्त, ठीक है। यहाँ पे गिराया था
न्यूक्लियर बम। और बम के नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। तो ये लिटिल बॉय कितना था? तो ये था 10 फीट, ये था 10 फीट 8 इंच, ठीक है। और इनका वजन था कम से कम 15,000 से लेके 20,000 टन, ठीक है। इनका वजन यहाँ से यहाँ तक था। तो इसमें इन दो पे बम गिराते ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने पे आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्रिटिक्स ऑफ यूएसए, मतलब क्रिटिक्स मतलब आलोचना, इसमें क्या है, आलोचना हुई थी क्रिटिक्स ऑफ यूएसए कि देखो जैसे कि उसने वर्ल्ड अपना पहला बम हिरोशिमा पे गिरा दिया, तो उसको दूसरा बम, तो जापान ना सरेंडर करने पे खुद ही आ गया था, मतलब वो खुद ही सरेंडर करने आ गया था, हम हार मानते हैं। लेकिन उसने क्या करा, दूसरा बम यहाँ पे गिरा दिया, जिससे बहुत सारी मौतें हुई। तो ये इस पे वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी आलोचना हुई। इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉ अननेसेसरी टू ड्रॉप अनदर बम ऑन नागासाकी, ठीक है। तो इस वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई। लेकिन जो यूएसए के सपोर्टर्स भाईबंदी कर रहे थे जो यूएसए के साथ, उन्होंने क्या किया, हंसी आई कि आपको सुन के, इतना प्यारा रीज़न दिया उन लोगों ने, देखिए, ताकि वर्ल्ड वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, वर्ल्ड वॉर एंडेड सून। और जो एक और रीज़न दिया कि फर्दर लाइफ लॉस ना हुआ, जो लाइफ लॉस करके बोल रहा है फर्दर लाइफ लॉस ना हो, इसको तो एक चीज़ बनती है, ठीक है। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। तो ये उसने रीज़न दिए जो यूएसए के सपोर्टर्स थे, ठीक है। तो इसमें यूएसए की इंटेंशन क्या थी, आखिर यूएसए ने तुमको लगता है इसलिए छोड़ा होगा, इतना सीधा है यूएसए, तुमको लगता है? नहीं, इसका रीज़न मेन ये था कि वो यूएसएसआर को अपनी पावर दिखाना चाहता था, और वो स्टॉप करना चाहता था यूएसएसआर को, कि यूएस टू स्टॉप यूएसएसआर द मिलिट्री गेन, कि वो अपनी पावर मिलिट्री गेन और पॉलिटिकल गेन बढ़ा रहा था, मतलब अपनी पावर बढ़ा रहा था उसमें, कहाँ पर, एशिया में, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, मतलब कहीं वो, उसको डर था वो एशिया में पावर बढ़ा लेगा तो ये एक सुपर पावर, मतलब दादा बन जाएगा इस दुनिया का, ठीक है। तो ये सुपर पावर ना बन जाए, इसको डराने के लिए इसने यूएसएसआर को डराने के लिए दूसरा बम छोड़ा। और एक और रीज़न था जो, लेकिन एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है, जो दूसरा रीज़न है कि वहाँ पे उनका जो होता है ना, चीज़ें कैद करके, मतलब छुपाए रखी थी, जो बेस इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि किसी का फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इम्पोर्टेंट, चाहे किसी का मैप या नक्शा हो सकता है। तो उनको यूएसए वालों को पता था कि यहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें दबा हैं, ठीक है। तो उनको तबाह करने के लिए भी उन्होंने एक बम छोड़ा। इसका बम का डिस्ट्रक्शन आपको नहीं लगता बहुत हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बम थे। तो उन उसको ही उनका एक तो बम फटा, ऊपर से जो उनके पहले से बम वहाँ रखे थे वो फटे, इसलिए यहाँ पे डबल लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये रीज़न क्या था। हाँ, एक और चीज़ तो रह ही गई मेन, कि ये सिर्फ क्या सुपर पावर बनने के लिए ये कोल्ड वॉर हुई थी, या और कोई चीज़ भी थी इसमें? तो इसमें एक और चीज़ थी, सुनिए। एक तो सुपर पावर की, मैं दादा तू दादा, आधा पादा कौन पादा, किस में सबसे ताकत ज़्यादा। ये बोलेगा, ये बोल रहा मैं चैन कुली की मैन कुली, ये बोल रहा मैं चैन कुली की मैन कुली। तो इसमें क्या था, एक था आइडियोलॉजिकल, जैसे इस पिक्चर में नहीं था, उसका मानना था उसके बैट में सुपर पावर है, ऐसे इसमें आइडियोलॉजिकल की इसका मानना था ये है हमारा यूएसए, जो हैवी ड्राइवर है ना वो यही है यूएसए, ठीक है। तो इसने का मानना था, ये एक तो लिबरल डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी, तो उसका मानना था कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो इस कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, पैसा होता तो है, लेकिन इसमें इट इज़ अ मॉडल ऑफ फ्री मार्केट, ये एक मॉडल होता है फ्री मार्केट, मतलब एक चीज़, मॉडल ऑफ फ्री मार्केट, ठीक है। मतलब ये आप ये मत समझना फ्री मार्केट मतलब सब सामान फ्री मुफ्त, मौज आ गई, नहीं। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, गवर्नमेंट कांट इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, तो गवर्नमेंट का हक नहीं था इस पर
कि इसमें से जो प्रोड्यूसर होता है ना वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है, जो उसका मन आए वो उसको बनाए, और वो अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा करता था कि उसको उसके दिमाग में कोई सोशल वेलफेयर का नहीं था। जैसे कि वो प्रॉफिट के लिए कमाता था कि जिसमें उसका प्रॉफिट हो, उसमें वो ज़्यादातर रिचर सेक्शन को ज़्यादा ही प्रॉफिट मतलब के लिए बनता था, और पुअरर सेक्शन को ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता था इसमें। तो इसका मानना था कि प्रॉफिट, इससे हमारी इकोनॉमी डबल होगी, तो इसको इसके लिए वो कैपिटलिज्म को अच्छा मानता था। लेकिन जो यूएसएसआर था उसका मानना था, यूएसएसआर ये था एक तो ये तो कम्युनिस्ट, इतना तो पता ही होगा, 9th में वो पढ़ा है कम्युनिस्ट, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पे वो लिबरल डेमोक्रेसी, ये कम्युनिस्ट। और इसका क्या था, सोशलिज्म। अभी सोशलिज्म क्या है, मॉडल, ये भी एक मॉडल है, ये मॉडल ही है, ठीक है। अब वो मत समझना मिस यूनिवर्स वाला। सोशलिज्म मॉडल ऑफ नॉन फ्री मार्केट, कोई फ्री मार्केट नहीं, मुफ्त की चीज़ें मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मजाक था। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती थी, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, और वो जो चाहे वो कर सकती थी। इसमें प्रोड्यूसर अपने मन चाही कुछ नहीं कर सकता था, उसको गवर्नमेंट से आदेश लेके ही वो कुछ कर सकता था। इसमें प्रॉफिट मेन रीज़न नहीं था, इसमें प्रॉफिट का नहीं था, इसमें सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता था, मतलब जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, कि जिसमें पुअरर सेक्शन और रिचर सेक्शन दोनों को देखा जाए, ना कि ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी को। तो यही होता था सोशलिज्म। तो ये रीज़न थे कोल्ड वॉर होने के। तो आपने समझ लिया होगा, आइडियोलॉजिकल, सुपर पावर, ये दो रीज़न मेन थे, जो रीज़न थे कोल्ड वॉर होने के। लॉजिक ऑफ डिटरेंस, डिटरेंस इसका मतलब क्या होता है? सर कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ के ला रहे हो, ये मैं नहीं, ये एनसीईआरटी ला रहा है। तो ये क्या है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत कंट्रीज, पता था उस समय जो यूएसए था ये, और जो ये यूएसएसआर था, इन दोनों पे खूब न्यूक्लियर वेपन थे। इस पे 1000 हैं तो उस पे भी 1000 होंगे, तो बहुत न्यूक्लियर वेपन, बहुत कंट्रीज हैड लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। देयर वाज अ चांस ऑफ फुल फ्लैश, मतलब चांस थी पूरी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की। तो लेकिन दोनों को पता था कि एक अगर लड़ाई होगी, बोथ कंट्री विल बी हार्म्ड, वुड बी हार्म्ड सो बैडली, कि इन दोनों को पता था अगर ये लड़ाई हुई तो दोनों कंट्री को खूब नुकसान होगा, बहुत जाने जाएंगी। लेकिन और इम्पॉसिबल भी हो जाएगा अदर कंट्री के लिए कि डिक्लेयर करना वन एज अ विनर, वन और अदर, मतलब यूएसए जीता कि यूएसएसआर। तो कई सारे न्यूक्लियर वेपन होने के कारण लड़ाई हो जाती तो वर्ल्ड वॉर 3 होती, जिससे बहुत सारे लोग मरते, डिस्ट्रक्शन होता। तो इसी बात के डर को, जो डर था ना, इसी को लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक। तो देखो, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं खुद से, नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, पता चलेगा। देखो, द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, तो इसमें क्या था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गई तो देखो दो सुपर पावर बनी थी, यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि मैं दादा हूँ, कि मैं दादा हूँ। वही बात हो गई, ये क्लास, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन सी है। तो क्या हुआ, सेक्शन और इन दोनों में लड़ाई हुई, ये रहा यूएसए, ये रहा यूएसएसआर, बीच में है इसके यूरोप। तो यूरोप को इनने बीच में बांट दिया कि तू मेरे तरफ आ जा, तू मेरे, तो ये दोनों ब्लॉक में बट गए। क्या था इसका नाम, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये था वेस्टर्न यूरोप, जो का था यूएसएसआर की तरफ, ये है ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप था यूएसए के साथ, ठीक है। तो ये समझ लो, ये बी सेक्शन, ये सेक्शन ए, 12th ए, 12th सी, ठीक है। ये बी, कॉमर्स वाले बीच में फंस गए कि तो आपको क्या लगता है, ये इनके कहने पे आए होंगे कि इनने बुलाया चलो, इनने बुलाया चलो हम भी चल लेते हैं, फ़ायदे में रहेंगे? नहीं, ये इनका खुद का एक फ़ायदा था। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये इनके साथ मिले थे। देखो, आज की दुनिया में कोई काम बिना मतलब के नहीं करता। तो देखो, इसका क्या मतलब, जो नेशन थे ना, छोटे छोटे स्मॉल स्टेट, ये इनसे जाके क्यों मिले? क्योंकि पहला रीज़न,
दे गेट फाइनेंशियल, जैसे हम इकोनॉमिकल भी कहते हैं, फाइनेंशियल, फिर हमारा वेपन, ठीक है, और फिर मिलिट्री सिक्योरिटी कह लेते हैं, या प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वो पाते थे इन सुपर पावर से, जिसकी भी तरफ होते थे सिक्योर एड फ्रॉम दी सुपर पावर, किसके अगेंस्ट, देयर राइवल, जो भी उनके, जैसे कि हमारा राइवल है पाकिस्तान हो गए, ठीक है, तो अपने जो नेबर, जो उनके नेबर थे ना, जो लोकल नेबर, उनसे राइवल, जो उनकी दुश्मनी थी, उनसे लड़ने में ये सुपर पावर मदद करते थे, ठीक है। जैसे कि एक बार इंडिया के साथ हुआ था, आपको पता है, जब इंडिया में 1971 में जो वॉर हो रही थी, जब पाकिस्तान था किसका पार्ट, सीटों का, साउथ ईस्ट, अभी इस पर आएंगे हम सीटों पे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका पार्ट था। तो यूएसए ने मदद करी पाकिस्तान की, कि तुम लड़ो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो देखो इंडिया को किसने, फिर यूएसए ने इस पर ऑर्डर दिया, ये था चाइना, चाइना को भी ऑर्डर दे दिया कि तुम इंडिया पे हमला करो, नहीं तो मैं तुम पे हमला कर दूंगा। पाकिस्तान हमला, फिर यूएसए का दबाव। तो वो जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी गई यूएसएसआर मतलब रशिया, ठीक है, समय रशिया था ये, तो रशिया के पास गई, तो उन्होंने 10 ईयर मे बी 20 ईयर ट्रीटी साइन करी, जिसपे 2 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। तो उसने कहा अगर तुम लोग नहीं हटोगे तो मैं तुम पे हमला कर दूंगा, चाइना को इसने धमकाया, ठीक है, और ऐसे करते ये यूएसए भी पीछे हट गया। तो इसमें फिर पाकिस्तान और इंडिया, इन दो की लड़ाई हुई, जिसमें इंडिया अपना जीता था, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वो उन लोगों ने क्यों इसको ज्वाइन करा, किस रीज़न से उन्होंने सुपर पावर को ज्वाइन करा। तो ये मतलब ये इनको फैसिलिटीज़ मतलब हेल्प देती थी सुपर पावर, ठीक है, पैसा उन पे, वेपन भी खूब थे, सुपर पावर पे पैसा की कमी नहीं थी। तो ये था, ठीक है, ये रीज़न था। तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न अलायंस बन गया। अलायंस का मतलब दोस्तों का ग्रुप, ठीक है, ये समझ लो, अलायंस मतलब अलायंस, एलियंस, अलायंस, ठीक है, दोस्तों का ग्रुप। तो एक तो वेस्टर्न थी, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, तो ठीक है। तो जो यूएसए था ना, उसने क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नाटो, ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या इसका जो वो था ना पॉलिसी, बहुत अच्छी थी, कि जैसे कि इफ़ एनी अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, कि अगर एनी वन ऑफ देम वुड बी considered as attack on all of them। क्या मतलब, इसकी पॉलिसी थी कि इफ़ अगर कोई भी अटैक करता है, चाहे उसने छोटे से भी नेशन पे अटैक कर दिया ना इस नाटो में, कि किस, इसमें कितने वो थे स्टेट, 12, इट वाज एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट, मतलब 12 कंट्री का एसोसिएशन था। अगर उसमें से एक पे भी हमला करेगा, तो इसमें ये पॉलिसी थी, अगर 12 में से एक पे भी हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि इसने, यूएसएसआर ने 12 की 12 पे हमला किया। तो इसने कहा है कि अगर एक पे भी हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि 12 पे 12 हमला हुआ, और वुड ईच नेशन ओब्लाइज टू हेल्प देम, ठीक है। देखो मैंने जगह कम होने के कारण मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हेल्प देम। तो आपको क्या लगता है यूएसएसआर शांत बैठेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता हो तो कमेंट में बता देना। वॉरसो पैक्ट, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, वॉरसो पैक्ट। अब इसका भी देख लो, सिंपल, इसकी पॉलिसी क्या है, टू काउंटर, क्या करना, नाटोस फोर्सेस, मतलब जो हमला होगा उसकी फोर्स को काउंटर, बचाव करना, नाटो की फोर्सेस, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपको लगता है कि स्मॉल इट से सारे खुद ही आए थे इन सुपर पावर से, लेकिन नहीं, सुपर पावर ने भी अपनी मिलिट्री पावर दिखाई दी, अपनी ताकत की। जैसे कि यूएसएसआर था ना जो, वो उसने जो ईस्टर्न यूरोप
ईस्टर्न यूरोप पे वो अपना इन्फ्लुएंस मिलिट्री पावर दिखाने लग गया कि मेरे अंदर जोड़ो, मेरे पास आओ, मेरे अलायंस में आओ। तो यूएसएसआर अपनी ताकत दिखाने लगा मिलिट्री इन्फ्लुएंस के द्वारा। तो उसने कई ऐसे नेशन को अपने अंडर कर लिया, अपनी अलायंस के अंदर ले आया था, ठीक है। तो अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए जो यूएसए था उसने क्या करा, अभी मैंने आपको बताया था सीटो, तो उसने साउथ ईस्ट एशिया, तो उसने एशिया तक को नहीं छोड़ा। एशिया, साउथ, सीटो और सेंटो, सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके ये है सेंट्रल, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी अपने अलग अलग नेशन थे। तो इसको देखते हुए आपको लगता है यूएसएसआर शांत बैठा होगा? नहीं। इन रिस्पॉन्ड ऑफ दिस यूएसएसआर, उसने अपनी क्लोज रिलेशनशिप बना ली थी किसके साथ? चाइना, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, और एक और था इराक, ठीक है। इस इससे उसने अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा ली थी। लेकिन अब आपको लगता है चाइना फ्रेंडशिप के वो करेगा? लेकिन नहीं, चाइना ने फिर उसको थोड़े सालों बाद धोखा हुआ यूएसएसआर, मतलब लड़ाई हो गई चाइना और यूएसएसआर में। किस बात पे? टेरिटरी, जैसे इंडिया के साथ चाइना करता आ रहा है वैसे उसने यूएसएसआर के साथ स्मॉल ब्रीफ वार करी, टेरिटरी डिस्प्यूट। तो ऐसे ही इनमें लड़ाई भी हुई कई बार अलायंस में। तो इसमें यही था एमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक। तो आपको लगता है इंडिया कहाँ है? इंडिया बस नाम का था? तो मैं सच बताऊं तो इंडिया सच में ही नाम का था। अभी नाम क्या होता है ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। देखो भाई, मेरे को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो लगी कैसे, ताकि और कमी ज़रूर बताना कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी कमी हुई, ठीक है, ताकि उसको मैं सुधारूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ भाई कमेंट ज़रूर करना और मेरे को बताना। और मैं हर दिन अपलोड करता रहूँगा भाई लोग। आप में सच में अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं पक्का आपके 95 प्लस से ऊपर परसेंटेज लाऊंगा, मतलब मदद करूँगा आपकी, किसमें? हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी। बस आप, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसकी चिंता मत करो बस आप। और हर वीडियो मेरी मैक्सिमम 20 मिनट और 3 पार्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो आप बस मेरा आप ऐसे ही साथ देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही जाना और लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। एक नया चैनल आया है, ठीक है। थैंक यू, बाय गाइस।